Guys, welcome to Knowledge of Law. We will discuss to Hindu Marriage Act 1955. गाइज़ आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के सेक्शन 8 की। गाइज़ आज हम चैप्टर 2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं सेक्शन 8 के साथ। गाइज़ अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, इसमें सेक्शन 5, 7 एंड 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदू मैरिज एक्ट में और भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओनली चैप्टर 2 की। नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन 8, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस। यहाँ पे बात हो रही है मैरिज की रजिस्ट्रेशन की। बात करें हम क्लॉज फर्स्ट की, फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिजेस। जो रजिस्ट्रेशन है ये एक पर्पज़ है कि क्या किस पर्पज़ के लिए, जो फैसिलिटेटिंग है प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिजेस। मीन्स जो रजिस्ट्रेशन है ये एक प्रूफ है हिंदू मैरिज जिसका यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है ये रूल्स बना सकती है एंड प्रोवाइड कर सकती है पार्टीज़ को। यहाँ पर बात की गई है ऑल सेरेमनीज़ की, कंडीशंस की, सब्जेक्ट की, मैटर की जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड हैं हिंदू मैरिज में। गाइस जहाँ पर हम कंडीशंस की बात करें वो हमारे फॉल करती है सेक्शन 5 को। सेक्शन 5 की अगर हम बात करें उसका क्लॉज फर्स्ट इसमें बताया गया है कि कोई भी पर्सन एट द टाइम ऑफ द मैरिज किसी अदर पर्सन के साथ लिविंग नहीं होना चाहिए, बाईगैमी को फॉल नहीं करता होना चाहिए। अगर हम बात करें हमारे सेकंड क्लॉज की सेक्शन 5 के, उसमें बात की गई है वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। क्लॉज थर्ड की बात करें जो एज मेंशन की गई है, जो बॉय है 21 एज एंड जो गर्ल है वो 18 ईयर की एज होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द मैरिज। एंड अगर हम बात करें क्लॉज फोर्थ की हमारे सेक्शन 5 के, उसमें डिक्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को फॉल नहीं करना। और उसके साथ बात करें हमारे क्लॉज 5 की, स्पिंडा रिलेशनशिप को भी फॉल नहीं करता होना चाहिए। गाइस अगर हम इसके साथ बात करें हमारी कंडीशंस और सेरेमनीज़ की, जो हमारी कंडीशन थी, यहाँ पर बात करें हमारी सेरेमनीज़ की। गाइस यहाँ पर सेरेमनीज़ की बात करेंगे, हमारा लास्ट सेक्शन था सेवन्थ सेक्शन में बताया गया था क्लॉज फर्स्ट में जो भी एट द टाइम ऑफ द मैरिज जो बोथ पार्टीज़ हैं दोनों में से किसी एक की जो भी सेरेमनीज़ है एट द टाइम ऑफ द मैरिज फॉलो होनी चाहिए, परफॉर्म होनी चाहिए, तभी एक मैरिज एक वैलिड कंसिडर होती है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। गाइज अगर हम यहाँ पर हम इसका जो रजिस्ट्रेशन है उसका मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। गाइज यहाँ पर बात हो रही है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। गाइज यहाँ पर बात करेंगे हम किसी भी मैरिज की रजिस्ट्रेशन की, सिर्फ एक हिंदू मैरिज की बात नहीं कर रहे। गाइस जो रजिस्ट्रेशन है जब आप कोई भी मैरिज करते हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, किसी भी रिलीजन के हो, जो भी आपने सेरेमनी परफॉर्म की है अकॉर्डिंग टू अपनी अपनी कम्युनिटी, अपनी अपनी सोसाइटी, जहाँ अपनी अपनी कंट्री की जो भी आपकी सेरेमनी परफॉर्म की है, जो ग्रुप की, उसके थ्रू आपकी मैरिज फॉलो होनी चाहिए, आपकी कंडीशंस फॉलो होगी, आफ्टर देन एक वैलिड मैरिज बनती है। उसके बाद जब आप एक मैरिज को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो एज ए कोर्ट में जाकर, जहाँ एक गवर्नमेंट अथॉरिटी, जहाँ उस गवर्नमेंट सिस्टम में एक रजिस्टर होता है, जिस रजिस्टर में आप अपना नेम एज ए मैरिटल स्टेटस से ऐड ऑन करवाते हो, उसे बोलते हैं मैरिज ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका एक मैरिटल स्टेटस शो होता है वहाँ पर कि आप एक स्पाउस हो, आप एक कपल हो, वहाँ पर एज एक अपना नेम ऐड करवाते हो। अगर हम बात करते हैं क्लॉज 2 की, गाइस इसमें जो भी हमारी कंडीशंस हैं, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने ओपिनियन दे सकती है, एज ए नेसेसिटी है, वो एज एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उसके लिए दे सकती है। यहाँ पर बात की गई है हमारी कंडीशंस की। गाइस जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है ये कंपल्सरी फुलफिल होनी चाहिए। एंड उसके बाद जो हमारी रजिस्ट्रेशन है वो भी होनी चाहिए। उसके बाद बात होती है कोई भी पर्सन किसी भी रूल की कंट्रावीनिंग करता है, उसके ऑपोजिट जाता है, वो पर्सन पनिशेबल है विद द फाइन विच मे बी एक्सटेंड 25 रुपीज़। ये फाइन एक्सटेंड भी हो सकता है। गाइस यहाँ पर हम बात करेंगे क्लॉज थर्ड की, कोई ऑल रूल्स जो भी हमारे रूल्स हैं, उन रूल्स को जो भी सेक्शन में रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स को हम लेजिस्लेचर के सामने रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लॉज फोर्थ की। गाइस जब भी हम रजिस्टर ऑफिस में जाते हैं वहाँ पर एक रीज़नेबल टाइम है। गाइस जब हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाते हैं हमारे एक एविडेंस होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एज ए एविडेंस के बेस पर हम लेकर जाते हैं। गाइस उन एविडेंस को, जो उस डॉक्यूमेंट को, उसके जो भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो भी वहाँ पर लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो उन डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनके पास इंस्पेक्शन का राइट होता है। क्लॉज 5 की बात करें गाइस, अगर हम वैलिडिटी की बात करें, मैरिज की वैलिडिटी की, हिंदू मैरिज वैलिडिटी की बात करें,
अगर किसी पर्सन ने मैरिज होगी आफ्टर सम टाइम, उसने मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो वो इस चीज़ को अफेक्ट ये नहीं करता, वो एक वैलिड मैरिज ही कंसीडर की जाएगी। गाइज अब हम बात करते हैं, जब किसी की मैरिज होती है तो उसके पास एक डाउट होता है कि वो मैरिज कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। गाइज जहाँ पर भी ब्राइड है, जब ब्राइड ग्रूम है, ये दोनों की अपना अपना जो भी स्टेट है वहाँ पर ये दोनों अपनी अपनी जगह पर करवा सकते हैं। नहीं तो जहाँ पर इन लोगों ने मैरिज की है, मीन्स ये ब्राइड है ये पटियाले की है, जो ब्राइड ग्रूम है ये अमृतसर का है, बट इन दोनों ने अपनी स्टेट को, अपनी डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर इन्होंने जलंधर डिस्ट्रिक्ट में शादी की, यहाँ पर आज सेरेमनी परफॉर्म की। तो गाइज़ इन दोनों ने अपनी डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर, इन दोनों के पास अब 3 ऑप्शन है, चाहे तो ब्राइड ग्रूम अपने जहाँ पर करवा सकता है, चाहे ब्राइड अपनी जगह पर करवा सकती है मैरिज को रजिस्ट्रार, चाहे यहाँ पर इन दोनों ने मैरिज जैसे सॉल्मेनाइज की है वहाँ पर भी ये लोग करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी लैंडमार्क जजमेंट की। गाइस जो इस जजमेंट की बात करेंगे, सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होती है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को के अकॉर्डिंग बात की थी, जो ऑल हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए बात की थी। ऑल सिटीजन्स का मीन्स इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू, कोई भी जैसे रिलीजन का पर्सन है इंक्लूड होता है। ऑल सिटीज़न जो हमारे नागरिक हैं इस इंडिया के कंट्री के, उन पर ये चीज़ एप्लीकेबल होती है कि उनके लिए ये कंपलसरी है मैरिज को रजिस्टर करवाना। उनकी जो भी सेरेमनी उन्होंने सॉल्मेनाइज की है आफ्टर मैरिज, उनको एक राइट है, उनकी एक ड्यूटी बनती है, कंपल्शन है कि उन्होंने मैरिज को रजिस्टर करवाना है। उन्होंने ये एक टाइम पीरियड भी फिक्स किया था 3 मंथ का, कि जो उनकी स्टेट है, स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो अपने रूल एंड रेगुलेशंस बनाएं एंड उन रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू मैरिज को 3 महीने के अंदर अंदर कंपल्सरी है कि उनकी मैरिज की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट केस की, प्रणव AM वर्सेस से की एग्जेंडियम ग्राम पंचायत। गाइस इसमें ये कोर्ट ने प्रोवाइड किया था कि जब मैरिज होती है बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स, मीन्स 2 पार्टीज़ के बीच में मैरिज होती है, जब मैरिज होती है उसके बाद कोई भी पर्सन, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, गाइस उसने कन्वर्जन कर ली एंड आफ्टर देन वो उनकी मैरिज होगी, उसने कन्वर्जन की इन हिंदू लॉ में, हिंदू रिलीजन में अडॉप्ट किया हिंदू रिलीजन को। आफ्टर देन वो चाहते हैं मैरिज को रजिस्टर करवाना, वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं एंड रजिस्ट्रार का ये ड्यूटी बनती है कि वो मैरिज को रजिस्टर करे। उसका पास ये राइट नहीं है कि वो उनकी इंस्पेक्ट करे, जो उनकी कोई भी चेकआउट करे कि उनकी कन्वर्जन उसने कैसे की, उसके पास ये कोई राइट नहीं है। चाहे वो जो भी ऑफिसर है, चाहे वो ही है चाहे शी है, उसकी एक ड्यूटी बनती है वो सिंपली अपनी ड्यूटी को फॉलो करे एंड मैरिज को रजिस्टर करे विदाउट एनी ऑब्जेक्शन एंड विदाउट एनी चेकिंग। गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे थर्ड केस लॉ की, वेल्समा वर्सेस कोचिन यूनिट्स की। गाइस इसमें एक क्वेश्चन रेज हुआ था जो फॉल करता था मैरिज की जो रजिस्ट्रेशन होती है मैरिज की, उसकी वैलिडिटी को। गाइस इसमें ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था जो रजिस्ट्रेशन होती है हमारी किसी भी मैरिज की, एनी मैरिज हो, चाहे वो डिक्लेयर होनी चाहिए, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो सकती है। कब हो सकती है? जब उस मैरिज में, गाइस यहाँ पे लिखा इफ़ द सेरेमनीज ऑफ द मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस, मीन्स जब उस मैरिज में कोई भी सेरेमनी परफॉर्म नहीं हुई तो उस मैरिज की रजिस्ट्रेशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो गाइस ये हमारा 1919 केस का ये केस था, बट इस केस को, इस जजमेंट को इसलिए पास किया था, फोकस किया था बिकॉज उस टाइम की सोसाइटी के कुछ ऐसे इशू थे, स्टांसेस थे जिसको माइंड में रख कर फोकस किया एंड ये जजमेंट को फ्रेमवर्क किया। अगर हम बात करें इसके ऑपोजिट सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार जजमेंट की, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है जिसका कंट्री ने बिल्कुल एज ए वेलकम किया था। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। ये 2 वे से हो सकती है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड द स्पेशल मैरिज एक्ट 1955। अगर कोई पर्सन चाहता है वो अपनी मैरिज को हिंदू मैरिज अकॉर्डिंग टू अपनी मैरिज को रजिस्ट्रेशन करवाना, तो गाइज उसकी आल सेरेमनी परफॉर्म होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, जो हमारी बताई गई है सेक्शन 5 में जो कंडीशंस हैं, एंड सेरेमनीज बताई गई है सेक्शन 7 में जो उसकी मैरिज की सेरेमनीज हैं। आफ्टर देन वो अपनी मैरिज को
रजिस्ट्रेशन करवा सकता है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में वही मैरिज रजिस्ट्रेशन होगी जो सेरेमनी परफॉर्म हुई है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। अब हम बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की। बस इस एक्ट में इंक्लूड होते हैं हमारे जैसे कि कोर्ट मैरिज होगी या हमारी लव मैरिज होगी एक्सेट्रा, वो मैरिज इसमें फॉल करती है। गाइज इन दोनों में से एक डिफरेंस है गाइज, जैसे कि हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके बाद जैसे कि किसी की रजिस्ट्रेशन होगी आफ्टर सम टाइम सक्सेशन एक्ट मीन्स जो पार्टीशन होती है प्रॉपर्टी की, जो उसने सारी सेरेमनी परफॉर्म की है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, जो पर्सन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ ऑल सेरेमनी परफॉर्म करता है, उसकी मैरिज भी हिंदू लॉ के अंडर हुई है एंड रजिस्ट्रेशन भी हिंदू लॉ में हुई है, उस पर जो सक्सेशन हिंदू लॉ है प्रॉपर्टी का वही एप्लीकेबल होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट। अगर हम इसके ऑपोजिट बात करें स्पेशल मैरिज एक्ट में जो भी पर्सन फॉल करते हैं उनकी मैरिज फॉल करती है उन पर एप्लीकेबल होगा इंडियन सक्सेशन एक्ट। गाइस इस चीज़ को ध्यान में रखना। आगे हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स की। टाइम टू टाइम बहुत सारी अमेंडमेंट्स होती रहती हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए कंट्री के लिए बहुत ही बेनिफिट होती हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 2006 की। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल बनाया था, अमेंडमेंट की थी, जो हमारी वुमेन्स हैं उनकी जो सेफ्टी है, उन वुमेन्स के राइट की सेफ्टी को लेकर एक अमेंडमेंट हुई थी कि इनकी जो मैरिज की रजिस्ट्रेशन है ये कंपलसरी कर दी थी, बिकॉज जो इनको एक सर्टिफिकेट मिलता है मैरिज का, इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। उन बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अमेंडमेंट की थी वुमेन्स के राइट की सेफ्टी के लिए। गाइज यहाँ पर हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अमेंडमेंट की। ये 2012 की अमेंडमेंट है जो डील करती है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ को। गाइज इसमें यह बात की गई थी कोई भी मैरिज होती सॉल्वनाइज्ड होती है किसी भी दो पर्सन के बीच में चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो। गाइज जो यहाँ पर बात होती है चाहे किसी की डेथ हो गई हो, उसके बाद जहाँ किसी का बर्थ होता है, जहाँ आफ्टर डेथ होती है उसकी रजिस्ट्रेशन को लेकर, गाइज जहाँ पर हम बात करेंगे वुमेन को एक सपोर्ट हो जाती है। जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो वुमेन की एक मेंटेनेंस को लेकर ये बहुत ही अफेक्टेड है, बहुत बेनिफिट है। गाइस जब मानो कि किसी पर्सन की डेथ होगी, स्पाउस की डेथ होगी, तो जो उसकी वुमेन है उस वुमेन की मेंटेनेंस को लेकर बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। ये रूल पास हुआ था, हमारी अमेंडमेंट हुई थी 2012 में। इस चीज़ को लेकर उन्होंने बोला था कि जो उसका सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का, एक ग्रेट वैल्यू प्ले करता है उस चीज़ में। गाइस ये अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड अमेंडमेंट की। गाइज ये हमारी 2021 की 2021 की अमेंडमेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी अब हम बात करेंगे राजस्थान की है। गाइज इसमें बात की गई थी जो रजिस्ट्रेशन है ये कंपलसरी की थी ऑफ मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। गाइज जो मैरिज है ये सो फॉर एज इट परमिट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज मीन्स जो चाइल्ड मैरिज है उसकी रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया था। गाइज इस पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ऑब्जेक्शन भी किया था कि ऐसे तो जो चाइल्ड मैरिज है उनको एक ऐसे अच्छा हौसला मिल जाएगा, चाइल्ड मैरिज ज़्यादा होती जाएंगी समाज में, सोसाइटी में। बट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये आंसर दिया था कि ऐसा नहीं है। अगर वो इस मैरिज को कुछ चाइल्ड कर देते हैं, उनके पेरेंट्स कर देते हैं, तो आफ्टर देन जब वो भी जो स्पाउस है जब वो एज ए अडल्ट हो जाते हैं तो उनके पास एक राइट होता है वो अपनी मैरिज को एज ए सीधे डायरेक्टली कोर्ट में जाकर अपनी मैरिज को किसी भी दबाव में आकर नहीं, किसी कंपल्शन के लिए नहीं, ऐसे वो अपनी मर्जी से उस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। उनके पास एक राइट है जब वो अडल्ट हो जाते हैं। जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उनके पास एक वैलिड प्रूफ हो जाता है, जो हमारा क्लॉज फर्स्ट बताता है इस सेक्शन 8 का। उनके पास एक वैलिड प्रूफ हो जाता है हिंदू मैरिज का कि वो अपनी मैरिज को एज ए जाकर नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। आई होप आपको सेक्शन 8 क्लियर हो गया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।